नमस्कार। आज बीए पार्ट फर्स्ट बीए प्रथम वर्ष में हम नए टॉपिक के साथ हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन को पढ़ा था और 1915 से लेकर 1919 के सहयोगी गांधी के रूप में जो उसका कालखंड था उन टॉपिक्स को हमने विस्तृत ढंग से अध्ययन किया था। उसके बाद हम पार्ट टू में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर आए थे। अभी पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लेकर के आए हैं महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन और उनके जीवन के जो अंतिम दिन थे उन अंतिम दिनों को लेकर के। तो आज के जो टॉपिक में महत्वपूर्ण गांधी जी का जो आंदोलन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के जो आंदोलन है उन आंदोलनों के ऊपर अगर नजर देखा जाए तो उनके जो शब्द भी है वो भी बड़े शांति प्रिय शब्द लगते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन। गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करना है। दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा जाकर के आंदोलन लेकर के आए कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अब तो अंग्रेजों भारत छोड़ना है। तो ऐसी गांधी जी के अंदर क्या परिवर्तन दिखे, जिन परिवर्तनों के माध्यम से गांधी जी को एक नया स्टेप लेना पड़ा और भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा बनानी पड़ी। इससे पहले जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद में गांधी जी वापस गुमनामी के दौर में चले गए। उसके बाद में कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष था 1937 का। 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए और जो प्रांतीय चुनाव हुए इन प्रांतीय चुनावों में कहते हैं कि कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। उन्होंने 6 राज्यों में सरकारें बना दी थी। 2 राज्य ऐसे थे, पंजाब और बंगाल, जहां पर मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, लेकिन गठबंधन करके उन्होंने सरकारें बनाई थी। लेकिन कहते हैं कुछ हद तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग को इन प्रांतीय चुनावों से जितनी उम्मीद थी उन उम्मीदों के अनुरूप उनका परिणाम नहीं आया। उन्होंने सोचा था कि हम अधिकतर भागों पर अपना कब्जा जमा लेंगे, अपनी सरकारें बना लेंगे। पर कहते हैं कि 1936 में जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके थे उन इलाकों में भी मुस्लिम लीग की हार हो गई। इससे मुस्लिम लीग को लगा कि अब भारत में अपना अस्तित्व इतना नहीं रह पाएगा, तो उसने कहते हैं कि भारत में अपने खुद के वजूद को, सरकार में शामिल होने के निर्णय को लेकर के थोड़े बहिष्कार की नीति शुरू कर दी। अब इस नीति के पीछे कहते हैं कि 1930-31 की घटना है। उस समय के बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे कवि इकबाल। और जो कवि इकबाल है उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक सुसंगठित मुस्लिम राज्य की स्थापना जो होनी चाहिए वो प्रतीत होती दिख रही है। यानी पहली बार अलग राष्ट्र का जो सिद्धांत है या जो नियम है कोई बात लेकर के आया था, तो वो लेकर के आया था कवि इकबाल। यानी कवि इकबाल से लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लेकर के आएंगे, क्योंकि कवि इकबाल ने एक गीत का भी विमोचन उनके द्वारा होता है, उनके बारे में बहुत बढ़िया गीत लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और वही आदमी कह रहा है 1930-31 में कि एक सुसंगठित उत्तर पश्चिमी सीमा में मुस्लिम राज्य होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि इकबाल ने कहा, लेकिन इस मांग को जबरदस्त ढंग से पेश किया 1933 से लेकर 35 तक। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम एक नए राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला या पाकिस्तानी शब्द देने वाला सर्वप्रथम आदमी कौन था? चौधरी रहमत अली, जो कहां का स्टूडेंट था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। 1933 और 35 के बीच में इन्होंने इन शब्दावलियों को गढ़ा है। अब इस प्रकार बात तो आगे बढ़ी है और लोगों को लगा, विशेष करके मुस्लिम लीग को, कि अब अलग राष्ट्र की मांग होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को एक उम्मीद थी कि हम 1936 के प्रांतीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन 1936 में जैसे ही मुस्लिम लीग की करारी हार हुई, मुस्लिम लीग ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? बात है 1939 की।
उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये जो लॉर्ड लिनलिथगो है, ये इस समय 1939 के आसपास भारत के वायसराय थे। इन्होंने उस समय, आपको पता हो तो 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरोध में लड़ रहा था ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने, क्योंकि भारत पर भी उनका एक प्रकार से औपनिवेशिक था, भारत भी उनका उपनिवेश था, तो भारतीयों से बिना चला लिए उन्होंने कहा कि भारत की फौज अंग्रेजी सेना के पक्ष में जर्मनी के विरुद्ध लड़ेगी प्रथम विश्व युद्ध में। यानी बिना भारतीयों की अनुमति के, बिना भारतीयों से सलाह किए उन्होंने सीधे सीधे भारतीय फौज को किसमें शामिल कर लिया? ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। इस बात से लोग नाराज हो गए और विशेष करके जितनी भी प्रांतों में कांग्रेस सरकार थी, उन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने दे दिया इस्तीफा, यानी रिजाइन कर दिया, सरकार बंद कर दी गई। अब इस बात से सबसे ज्यादा खुशी हुई मुस्लिम लीग को, यानी जो मुस्लिम लीग है वो इनके इस्तीफों से सबसे ज्यादा खुशी हुई है उनको। इसीलिए उन्होंने 1939 में एक दिवस मनाया, मुक्ति दिवस, यानी अब जाकर के हमें कांग्रेस की सरकारों से मुक्ति मिली है। और 1939 में मुक्ति दिवस के बाद कहते हैं कि 1939 के बाद में नाटकीय घटनाक्रम हुए और 1940 में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन में उन्होंने पृथक राष्ट्र की मांग कर ली। किस राष्ट्र की? पृथक राष्ट्र के लिए। एक बात क्लियर है, पृथक राष्ट्र की मांग की है, लेकिन वो पृथक राष्ट्र पाकिस्तान ही होगा, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। यानी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ भी नहीं हुआ। वो चौधरी रहमत अली ने किया जरूर है, सब जगह यही बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की मांग ना करके क्या सिस्टम लाया था? पृथक राष्ट्र की, यानी कि हिंदुस्तान से एक अलग राष्ट्र और होना चाहिए। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। अब क्या होता है, इस प्रकार की मांगे भी बढ़ने लगी। तभी कहते हैं कि भारत में इस समय एक मिशन भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये आया क्यों है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। क्रिप्स मिशन इसलिए आया है कि ब्रिटेन पे उस समय दबाव पड़ा, चाइना का, रशिया का और यूएस का, कि आप किसी भी तरह से भारतीयों को स्वतंत्रता देने की कोशिश करो, यानी भारतीयों से सहमति बनाओ और सहमति बना करके उनका साथ लिया जाए। तब सहमति के लिए क्रिप्स मिशन, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल, और जो चर्चिल है वो थोड़ा भारत की स्वतंत्रता का विरोधी था। तब उस समय सबके दबाव में आकर के चर्चिल ने, उस समय एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, और इन सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा भारत बात करने के लिए कि आप जाओ भारत और भारतीय नेताओं से बात करो। वैसे सर स्टैफर्ड क्रिप्स समाजवादी नेता थे, भारतीयों की आजादी के पक्षधर थे, और इसीलिए इनके भारतीय नेताओं से अच्छे ताल्लुकात थे, तो इन्हीं को चर्चिल ने आगे किया। स्टैफर्ड क्रिप्स आए और कहते हैं कि उन्होंने भारत में डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार करने की बात कर ली, लेकिन डोमिनियन स्टेट में ये रखी कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जैसे युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम डोमिनियन स्टेट भारत को घोषित कर देंगे। तब गांधी और इन्होंने विरोध जताया कि ये सब भविष्य की बातें हैं, ये चीजें फाइनल होगी नहीं होगी, अंग्रेज वापस मुकर जाए। प्रथम विश्व युद्ध में भी यही हुआ था। तो कहते हैं इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर के गांधी जी और इन्होंने सब ने इनका बहिष्कार कर दिया, और बहिष्कार करने के कारण क्रिप्स मिशन असफल हो गया। अब क्रिप्स मिशन भी वापस गया, द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी जीत भी हो गई, लेकिन कहते हैं कि इस पीछे एक अच्छा घटनाक्रम हुआ भारत के लिहाज से, और वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्या है, देखो गांधी जी ने अब तय कर लिया था कि अब एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान से भगाना पड़ेगा। अब इन्होंने इसी सिलसिले में कहते हैं कि तारीखें याद रखना, 7 से 8 अगस्त के बीच में 2 दिवसीय 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वो अधिवेशन हुआ बंबई में।
बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। आजकल वो मैदान अगस्त क्रांति मैदान कहलाता है। तो ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में इससे पहले अधिवेशन हुआ था वर्धा अधिवेशन, जिस वर्धा अधिवेशन में असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का पूरा कार्यक्रम तय किया गया था। उस वर्धा अधिवेशन में जो प्रस्ताव लाया गया था उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली ग्वालियर टैंक मैदान में, यानी बंबई कांग्रेस के अधिवेशन में, और 7 तारीख को इसका प्रस्ताव पास कर लिया गया। 8 तारीख को सबने तय कर लिया कि हमें क्या करना है, एक नया आंदोलन शुरू करना है, भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त को ही गांधी जी ने इसी ग्वालियर टैंक मैदान में एक नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो। यानी जो गांधी अहिंसावादी थे उन्होंने पहली बार बिल्कुल उत्तेजित शब्दों में एक आंदोलन का नारा दिया जो कालजयी नारा कहलाता है, वो है डू एंड डाई, या तो करो या मरो। तो देश के लिए इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन के लिए समर्थन दे दिया, सभी नेता तैयार थे और इन्होंने कहा कि हम कल से, यानी 8 अगस्त को डू एंड डाई नारा दिया गया, करो या मरो का। 8 अगस्त को ही प्रस्ताव पास हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का, और कहा कि हम कल से एक नया आंदोलन शुरू करेंगे, ये घोषणा कर रहे हैं गांधी। तो कल से मतलब 9 अगस्त से। तो 9 अगस्त 1942 की सुबह को एक नया आंदोलन शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तब उससे पहले ही, क्योंकि 8 अगस्त को उन्होंने अनाउंस कर दिया, अंग्रेजों को पहले सूचना दे दी गई कि हम कल से शुरू करेंगे, तो उससे पहले ही रात को आकर के अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया। गांधी भी गिरफ्तार हुए और इनको रखा गया पुणे के सर आगा खान पैलेस में, नजरबंद कर दिया गया। पंडित नेहरू वगैरह सबको गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया गया। यानी ये पहला आंदोलन होगा भारत छोड़ो आंदोलन जिस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं था। गांधी प्रारंभ जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में गांधी की कोई भूमिका नहीं है। पहला आंदोलन है जो जनता द्वारा लड़ा जाएगा, जिसमें कोई नेतृत्व नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया या गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, गांधी जी को जब सर आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया, इसी दौरान गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और उनके एक निजी सचिव थे महादेव भाई, इन दोनों की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं 2 वियोग सहने पड़े थे गांधी को इस दौरान। लेकिन क्रांतिकारियों में कहते हैं कई क्रांतिकारी ऐसे थे जो जेलों से फरार हो गए, भूमिगत हो गए, और भूमिगत होकर के ही आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण का नाम सबसे अव्वल माना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान था युवाओं का, मजदूरों का और विद्यार्थियों का। युवा, मजदूर और विद्यार्थी एकजुट हो गए और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के फलस्वरूप कहते आंदोलन इतनी उग्रता से बढ़ा था कि अंग्रेजों को अब क्लियर स्पष्ट नजर आ गया था कि हमें भारत को आजादी देनी पड़ेगी। इसी बीच ब्रिटेन में सरकार चेंज हो गई, चर्चिल गया और मजदूर दल की सरकार बन गई। मजदूर दल की सरकार बनी जिसको लेबर पार्टी कहते हैं। इसका नेता था क्लीमेंट एटली, यानी कि एटली है, और ये बना उस समय ब्रिटेन का पीएम। उदारवादी नेता था, इसने भी वो भी चाहता था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। तब कहते हैं कि इन्होंने जो घोषणा की है, उन्होंने घोषणा की कि हम जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। कौन कह रहा है? ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर एटली पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कह रहे हैं, पार्लियामेंट में वक्तव्य दे रहा है कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। लेकिन क्या घटनाक्रम होता है कि हम अगस्त 1947 में ही आजाद हो गए। तो जून 1948 का इन्होंने अनाउंस कर रखा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि आजाद तो कर देंगे, लेकिन वहां कुछ व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए चूंकि वहां कोई नियम कायदे होने चाहिए, तो कहते हैं भारत में एक मिशन भेजा जा रहा है, कैबिनेट मिशन। क्या आएगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। अब क्या था कैबिनेट मिशन? इससे पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और गांधी जी के अंतिम दिन।
अब है कैबिनेट मिशन 1943। क्या था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारत एक मिशन भेजा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इन तीनों के नेतृत्व में एक आंदोलन भेजा, सॉरी एक आयोग हिंदुस्तान भेज रहा है। उस मिशन में ये जो तीनों आदमी थे, ये एटली की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए कैबिनेट मंत्री होने के नाते इस मिशन का नाम ही क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। भारतीयों से बात की, भारतीयों से बात हुई, सकारात्मक भी हुई कांग्रेस से, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन का बहिष्कार कर लिया। अब मुस्लिम लीग एक चीज बात पर अड़ गई कि हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। अब जब कैबिनेट मिशन ने ये बात अनसुनी कर दी, तो कहते हैं इसी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1947 को भारत में एक दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष यानी सीधी, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। हजारों निर्दोषों को मारा गया, सरेआम कत्लेआम किया गया। उनको पता था कि अपन ऐसे तो ये हमें अलग करेंगे नहीं, तो इन्होंने जहां जहां ये बहुसंख्यक थे उन्होंने वहां पर हिंदुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया और कहते हैं भारत में दंगे प्रारंभ हो गए। इसके फलस्वरूप अंत में सबको यही लगा कि जब नासुर पैदा हो ही जाता है किसी अंग में, तो पूरे शरीर में फैल जाए, इससे बढ़िया है कि उस अंग को काट करके अलग कर दिया जाए। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ है कि 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन के परिणाम में ही ये चीज छुपी हुई थी कि अब अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली जाए, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तो मानी नहीं थी। इसी के फलस्वरूप ये हुआ था। तब कहते हैं कि ये असफल हो गया, लेकिन इन्होंने जाते जाते एक काम कर लिया, संविधान सभा का गठन करने का काम, और संविधान के निर्माण से संबंधित जो प्रक्रियाएं थी वो सब किसके तहत हुई है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यानी इनको पता था कि आज नहीं तो कल आखिर में आजादी तो देनी ही है, तो कहते हैं जो व्यवस्थाएं बनाने का काम है वो तो प्रारंभ हो जाए। अब लॉर्ड एटली ने घोषणा भी कर दी है कि हम जून 1948 से पहले जून जुलाई का उन्होंने टाइम पीरियड दे रखा था 1948 का, उससे पहले भारत को आजादी देनी है। इसी सिलसिले में जब ये काम नहीं होता, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे वेवेल। तो कहते हैं लॉर्ड वेवेल को उन्होंने हटा दिया और इनकी जगह एक नया गवर्नर जनरल लेकर के आए, माउंटबेटन। और माउंटबेटन जब भारत आए तो कहते हैं ये 3 जून की योजना थी, माउंटबेटन की योजना, और इन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार किया कि हम भाई भारत को आजादी देने आ रहे। तो इन्होंने सीधे कांग्रेसियों से बात की, मुस्लिम लीग से भी बात की, कोई भी इस बात के लिए पक्षधर नहीं था कि भाई इनको अलग दिया जाए, पृथक राष्ट्र। लेकिन बाद में जाकर इनकी जब ज्यादा बड़ी बातें हुई तो पृथक राष्ट्र की बात मानी, लेकिन गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इनकी बात नहीं मानी। अबुल कलाम आजाद तो कहता है कि कांग्रेसी मूर्ख है जिन्होंने इन कहते हैं कि एक साधारण से आदमी हो गया, यानी इनकी फालतू की बातें मानी जा रही है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इनका विरोधी था, यानी वो पृथक राष्ट्र के विरोध में रहा। तब कहते हैं कि ऐसे क्या घटनाक्रम हुए कि ये सब चीजें पाकिस्तान की अलग की बात आ गई। तो 17 अगस्त 1946 को आकाशवाणी पर रेडियो पे भाषण हुआ करते थे उस समय। 1946 को गांधी और अबुल कलाम आजाद एक साथ आए और उन्होंने कहा कि भारत के टुकड़े यानी भारत का विभाजन किसी भी हाल में नहीं होगा। अगर भारत का विभाजन हुआ भी तो मेरे मर्त शरीर पर होगा। यानी इतना बड़ा डिक्लेरेशन किसने किया है? गांधी ने। उस समय कलाम भी साथ में थे। तो कहते हैं गांधी और मौलाना अबुल कलाम ने ये जब डिक्लेरेशन किया तो भारतीयों को थोड़ा रिलैक्स मिला कि गांधी जी बोले हैं तो इसका मतलब सत्य होगा। लेकिन 14 अगस्त की शाम को ये बात रेडियो पे बात हुई है और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, इसी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पाकिस्तान को अलग राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया और 15 अगस्त को भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। अब भारतीय जितने खुश थे कि आजादी मिली है, उससे ज्यादा गहरा सदमा था कि भारत में क्या हुआ, भारत का विभाजन कर दिया गया और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। एक प्रकार से देखा जाए तो एक था पश्चिमी पंजाब और एक था पूर्वी
बंगाल, इन दोनों को अलग करके दो पाकिस्तान हुए। अब इस प्रकार पाकिस्तान तो वो एक ही है, लेकिन दोनों भाग, एक तरफ इधर भी बांग्लादेश के रूप में पहले पाकिस्तान ही था जो कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान, और एक पश्चिमी पाकिस्तान। इन पाकिस्तान के फलस्वरूप भारत को बहुत जबरदस्त झटका हुआ, लाखों लोगों का पलायन हुआ। पलायन में कई लोगों को मार दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह किए गए, तो कहते हैं नफरत के बीज बोए गए थे, तो लोगों के कत्लेआम शुरू हुए, ट्रेनों से लाशें भर भर करके आने लगी। तब कहते हैं इतने बड़े विभाजन के लिए अगर एक प्रकार से दोषी माना जाए, तो वैसे उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि अलग करना जरूरी था, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई, और चूंकि सरकार भी नहीं थी, अंग्रेज चाहते नहीं थे कि सीधे सीधे, तो इसमें अंग्रेज भी दोषी थे और उस समय की तत्कालीन सरकार भी दोषी थी, जिन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब गांधी जी भी पता नहीं कैसे मुकरे, और कहते हैं कि सुबह गांधी जी भी जिंदा थे, 15 अगस्त की सुबह लोगों ने देखा गांधी जी ने प्रॉमिस कर रखा है, कभी उसके मर्द शरीर पे हो सकता है, तो सबने यही देखा कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो गांधी जी नहीं रहे, गांधी जी को भी देखा तो गांधी जी भी है, पाकिस्तान भी है, तो असमंजस में पड़ गए। तो अंतिम समय में गांधी जी भारत विभाजन के लिए तैयार हो गए थे। रात को ही पता नहीं क्या घटनाक्रम चला, और कहते हैं कि भारत की आजादी भी स्वीकार कर ली गई, और इसमें सबसे बड़ा रोल था माउंटबेटन का। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण इनके रोल है, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ गांधी तक सीमित हूं, अभी सिर्फ महात्मा गांधी पढ़ना है, इस वजह से मैं इस टॉपिक पर ही कहते हैं कि अपना दायरा बना करके रखा हुआ हूं। वरना अपन जब भी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, तब आपके जितने भी बीच में विषय आए हैं उन चीजों को भी पढ़ेंगे अपन। अभी क्या हुआ, देश को आजादी भी मिल गई, गांधी जी ने वापिस प्रॉमिस कर रखा था कि कैसे भी होगा हम जैसे तैसे मरवा करके शांति प्रिय ढंग से रहना शुरू कर देंगे, लेकिन गांधी जी बातों का इतना असर शायद नहीं हुआ उस समय। गांधी जी कहते हैं कि भारत के विभाजन से थोड़े दुखी भी थे, घटनाक्रम चल रहा था। बात आई 30 जनवरी 1948 की। गांधी जी अपने घर में मौजूद थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे, ये पहले इन्हीं का बड़ा भक्त था, तो ये नाथूराम गोडसे जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को सुबह सुबह गांधी जी की हत्या कर दी, गांधी जी की गोली मार करके हत्या की गई थी, वो की गई थी 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए हम गांधी जी की 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाते हैं और 2 अक्टूबर को जयंती मनाते हैं। तो नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी, और इनके मुंह से अंतिम शब्द निकले थे हे राम। तो ये हे राम भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा नारा हो गया, स्लोगन हो गया था उस समय। गांधी जी के शब्द में बड़ा असर था। 30 जनवरी को इतने बड़े कहते हैं कि उस समय की विभूति थी, उस समय बड़ा क्रांतिकारी नेतृत्व था, और गांधी जी का एक युग चल रहा था। उस महान राष्ट्रवादी नेता का 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई। तो ये एक प्रकार से था गांधी युग। जो गांधी युग का शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1919 में, और 1948 तक चली थी। अब तक हमने गांधी जी के 3 आंदोलनों को पढ़ा है। असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका एक हिस्सा था दांडी मार्च, और तीसरा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ने वास्तव में बहुत अच्छा प्रयास किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप ही अंग्रेजों को ये प्रतीत हो गया था कि अब हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, और 1942 के बाद, यानी ठीक इसके 5 वर्ष के अंदर अंदर अंग्रेजों को भारत छोड़ करके पलायन करना पड़ गया था। लेकिन अंग्रेज इतने चतुर थे कि वो नहीं चाहते थे कि जिसको छोड़ रहे हैं वो सुखी से रह जाए। तब कहते हैं देशी रियासतों के सामने, उसमें 562 देशी रियासतें थी, उनके सामने एक नए प्रस्ताव लेकर के आ गया, अड़ंगा लगाए। लेकिन वो अपन राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे। गांधी तक अपन सिर्फ यहाँ तक है कि उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था, उस योगदान को हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम नए टॉपिक के साथ BA पार्ट फर्स्ट में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।